तो आज के वीडियो में हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन किस में दी गई है? सेक्शन 2 का क्लॉज 30 में दी गई है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कंसिस्टिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो लोन हम कोई कंपनी लेती है पब्लिक से, तो दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस कर रहा है एज कि हाँ हमारे पास डेट है, ओके, हमारे पास डेट है, हमारे पास कर्जा है, तो या फिर और उस डेट के अगेंस्ट में हमने अगर कोई एसेट ऑफ द कंपनी पर चार्ज क्रिएट करा है या फिर नहीं क्रिएट करा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे ये कहती है। तो अपन जानते हैं कि डिबेंचर के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स काफी सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इतने सारे डिबेंचर्स के टाइप होते हैं। अगर आप इनको एक बार इंस्टीट्यूट के मैथ्स मिस्टेक्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि हाँ क्या कितने टाइप्स के मतलब क्या टाइप्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो एक स्पेसिफिक डेट पर रिडीम हो जाते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट इसकी डिसाइडेड होती है कि हाँ ये या तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इस डेट पर रिडीम हो जाएंगे और इनका पैसा पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? इनका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होता रिडम्पशन का। ये या तो कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर रिडीम हो जाते हैं, या फिर कंपनी को अगर अपनी लाइबिलिटीज कम करनी है तो वहाँ ये रिडीमेबल डिबेंचर्स का पे कर सकती है। ठीक है, वो डिसाइड कर सकती है कि हाँ रिडीमेबल डिबेंचर्स भी हमें पे कर देने, क्योंकि उनको अपनी लाइबिलिटी कम करनी है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं ना फुल्ली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं कि हाँ ये जो डिबेंचर्स हैं वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इशू ही एक अग्रीमेंट होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि हाँ ये इक्विटी में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं और ये रेट ऑफ कन्वर्जन होगा और बाकी सारी डिटेल्स उसमें लिखी हुई होती है। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो जिनका कुछ पार्ट तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो होता है वो डेट ही रहता है। ठीक है, वो नॉर्मल डिबेंचर्स की तरह ही रिडीम होता है या फिर कुछ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? जिनको जो ऑप्शन दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को कि आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू इक्विटी तो यू कैन डू दैट आल्सो, और अगर आप इसको अभी रिडेम्पशन करना चाहते हैं या फिर डिबेंचर्स ही आप एज अ डिबेंचर ही इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो कन्वर्ट नहीं होते, मतलब नॉर्मल डिबेंचर्स। ठीक है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो जिनके अगेंस्ट एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई हो ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जिनके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करा गया हो ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? जिनके अगेंस्ट कोई चार्ज या कुछ भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी गई हो। फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स क्या होते हैं? जिनकी जो इंटरेस्ट की रेट होती है ना फिक्स्ड होती है, जैसे 5%, 10% की। हाँ, हर साल इनको इतना परसेंट तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो ये फिक्स्ड, वो एक फिक्स्ड रेट कैरी करते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग रेट क्या होती है कि वो एक फ्लोटिंग रेट मतलब जो चेंज होती रहती है, जिसमें फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, वो एक किसी बेंचमार्क के थ्रू डिसाइड करते हैं या फिर वो आरबीआई के गाइडलाइंस या आरबीआई जो डिसाइड करेगी, मतलब कुछ भी ऐसा वो रेट होती है, मतलब वो फिक्स नहीं रहती है, वो बार बार में फ्लक्चुएट होती रहती है। और जीरो कूपन डिबेंचर्स क्या होते हैं? इन पे कोई इंटरेस्ट की रेट ही नहीं होती है। ठीक है, इन पे जीरो इंटरेस्ट मिलता है, पर इस पे क्या हमें फायदा मिलता है, तो फिर भाई खरीदेंगे लोग क्यों? क्या होता है कि जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे उनको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है तो वो 80 में या 90 में मिल जाएगा, और फिर वो रिडीम कब होएगा? जब वो रिडीम होएगा तो वो 100 रुपए में ही होएगा। ठीक है, वो अपनी फेस वैल्यू पर ही होगा ना। अब आता है हमारा रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, रूल 14 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, काफी इजी है। ठीक है, एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स हर कंपनी को मेंटेन करके रखना होता है जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। क्या होता है उसमें? एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट शेल मेंटेन एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस वन और मोर सेपरेट रजिस्टर्स फॉर डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड और रिन्यूड इन व्हिच देयर शेल बी एंटर्ड सेपरेटली इन द केस ऑफ ईच डिपॉजिटर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या भाई? हर डिपॉजिटर के लिए ये फॉलोइंग पर्टिकुलर्स उसमें होने चाहिए। क्या? नेम, एड्रेस, पैन ऑफ द डिपॉजिटर। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ गार्डियन केस ऑफ माइनर, वही माइनर है तो उनका
गार्डियंस के पर्टिकुलर्स ऑफ नॉमिनी, ठीक है, डिपॉजिट रिसीट नंबर, डेट एंड द अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट, ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट एंड द डेट ऑन विच ईच डिपॉजिट इज रीपेबल, rate of interest on such deposit to be payable to the depositor, क्या rate of interest है, due date of for payment of interest की पेमेंट की ड्यू डेट क्या है, कौन सी डेट पे इंटरेस्ट पे होता है यूजुअली, ठीक है, मेंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इफ एनी, अगर टीडीएस नहीं कट रहा है कहीं पर या अपन को ऐसे इंस्ट्रक्शन मिले हैं तो वो क्या है या फिर क्या इंस्ट्रक्शन हमें मिले हुए ये हमको वहाँ पे दिखाना है, डेट और डेट्स ऑन विच द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी मेड, ठीक है, डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस इंक्लूडिंग एक्सटेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, पता है क्या होता है, कई कंपनियां डिपॉजिट का इंश्योरेंस भी करा के रखती हैं, इन केस अगर वो नहीं पे कर पाई तो वो डिपॉजिट इंश्योरेंस से वो पैसा ले लेंगे और पे ऑफ कर देंगे फिर, ठीक है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस है तो उनकी उसकी डिटेल्स, उसकी एक्सटेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी और चार्ज क्रिएटेड फॉर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, जो चार्ज क्रिएट किया गया है उसके डिटेल्स देने हैं हमें, एनी अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर्स, ठीक है, तो ये काफी इजी था, ये सारा लर्न करने का टॉपिक है, तो आप काफी अच्छे से इसमें 10 पॉइंट्स भी लर्न कर सकते हैं। Now, the entries shall be made within 7 days from the date of issuance of receipt and preserved 8 years from the date of entry. ठीक है, तो जब इशू करेंगे ना हम रिसीट, ठीक है, जब क्या होता है अपन ने पढ़ा था कि अपन डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद अपन को हर डिपॉजिटर को रिसीट देनी होती है, ठीक है, तो उस रिसीट के इशू करने के बाद विद इन 7 डेज अपन को क्या करना है, इस रजिस्टर में एंट्री कर देनी है और ये रजिस्टर में एंट्री अपन को 8 साल तक प्रिजर्व रखनी है, संभाल के रखनी है। इट शेल बी ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर और सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, ठीक है, तो डायरेक्टर या सेक्रेटरी या फिर कोई भी बोर्ड के द्वारा अगर कोई ऑथराइज किया गया पर्सन है तो वो उसको ऑथराइज करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बस ये हमारा लास्ट सेकेंड लेक्चर था ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वाले चैप्टर का, इसके बाद हमारा एक और लेक्चर डलेगा जिसमें जो टॉपिक्स है वो कुछ छोटे छोटे सेक्शंस है जो कि रिमेनिंग पार्ट है और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी एंड आप उसको देख सकते हो 1-2 बार, बाकी वो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसमें जितने भी टॉपिक्स रहेंगे तो उसके बाद आप अपना पूरा डिपॉजिट्स का अच्छे से यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ओके, थैंक्स।